कुछ कहती, शौर्य जमीन पर गिर पड़ा। शौर्य! सुधा जोर से चिल्लाई। विक्रम मेहरा ने शौर्य की ओर देखा और उसे उठाने की कोशिश करने लगे। शौर्य ने आंखें नहीं खोली, वो बेहोश हो चुका था। विक्रम ने उसे उठाकर हॉल के सेंटर में लगे नीले सोफे पर लिटा दिया। तब तक घर की रोबोट मेड श्रीवल्ली ने सिटी हॉस्पिटल में कॉल कर दिया था। विक्रम ने कई बार शौर्य के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। नीले सोफे पर शौर्य जस का तस पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं थी। सोफे के कोने में खड़ी सुधा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। श्रीवल्ली ने उन्हें चुप कराने की काफी कोशिश की, लेकिन सुधा भी शायद बेटे के साथ अपनी सुध खो चुकी थी। उन पर भी कोई असर नहीं हुआ। वो बस रोए जा रही थी। बाबा ठीक हो जाएंगे, आप ऐसे रोइए मत, श्रीवल्ली ने सुधा से कहा। श्रीवल्ली, एम्बुलेंस कितनी देर में आ रही है? विक्रम ने आंख के कोने से लुढ़क आए आंसू के कतरे को हाथ से हटाते हुए पूछा। बस 45 सेकंड दिखा रहा है, श्रीवल्ली ने अपनी रिस्ट वॉच की स्क्रीन को देखते हुए कहा। श्रीवल्ली को रिस्ट वॉच की स्क्रीन पर आती हुई एम्बुलेंस लाइव दिख रही थी। तभी घर के बाहर एम्बुलेंस का हॉर्न सुनाई दिया। श्रीवल्ली ने फौरन अपनी पॉकेट से एक रिमोट निकाला और एक ग्रीन बटन प्रेस कर दिया। घर का मेन गेट खुल चुका था। एम्बुलेंस से एक सेल्फ वॉकिंग स्ट्रेचर बाहर निकला। वो अंदर आता उससे पहले ही विक्रम शौर्य को खुद उठाकर बाहर ले आए थे। विक्रम ने शौर्य को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस और विक्रम की कार भी सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हॉल के अंदर स्टाफ और डॉक्टर कपूर की टीम पहले से ही तैयार थी। शौर्य की हालत का पूरा डेटा उन्हें पहले ही मिल चुका था। शौर्य को इमरजेंसी रूम में एडमिट किया गया। डॉक्टर कपूर ने विक्रम और सुधा को हौसला देते हुए कहा, संभालिए खुद को और यकीन रखिए आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। ही इज एट द बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ दिस सिटी। इमरजेंसी रूम में गए हुए डॉक्टर कपूर को 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक अंदर से ना तो कोई स्टाफ बाहर आया है और ना ही यह खबर कि शौर्य अब खतरे से बाहर है या कि उसे होश आ गया है। ये लोग इतनी देर से आखिर कर क्या रहे हैं मेरे बेटे के साथ? इमरजेंसी रूम के सामने दीवार से लगकर खड़ी शौर्य की मां सुधा के मन में यही सब चल रहा था। किसी अनहोनी की आशंका उनका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ विक्रम का भी यही हाल था। बस वो अपने इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने दे रहे थे। मिलिट्री ट्रेनिंग में यही उन्होंने सबसे पहले सीखा था, किसी भी सिचुएशन में खुद पर कंट्रोल नहीं खोना और प्रैक्टिकल बने रहना। विक्रम जानते हैं कि डॉक्टर कपूर शहर के बेस्ट डॉक्टर हैं। वो चाहे कितना भी टाइम लें, लेकिन जब इमरजेंसी रूम से बाहर आएंगे तो अच्छी खबर के साथ ही बाहर आएंगे। तभी इमरजेंसी रूम का डोर खुला और अपनी टीम के साथ डॉक्टर कपूर बाहर आए, लेकिन उनके चेहरे पर एक शिकन थी। डॉक्टर कपूर विक्रम के पास आए और साथ वाली कुर्सी पर बैठ गए और बोले, मेजर विक्रम, शौर्य अभी स्टेबल है, लेकिन क्या डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? सुधा ने घबराते हुए पूछा। वो स्टेबल है, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया है, डॉक्टर कपूर ने सुधा की ओर देखते हुए कहा। तभी विक्रम बोले, अगर वो स्टेबल है तो उसे होश क्यों नहीं आ रहा? क्या कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर? कुछ सोचते हुए डॉक्टर कपूर ने कहा, दरअसल उसे किसी बात से शॉक लगा है और ये काफी बड़ा शॉक है। क्या आप बता सकते हैं मेजर विक्रम की बेहोश होने से पहले शौर्य से क्या कहा गया था, या क्या उसने ऐसा कुछ सुन लिया था जो उसे नहीं सुनना चाहिए? मेजर विक्रम ने एक नजर सुधा की ओर देखा, फिर डॉक्टर कपूर से बोले, वो डीएनए एबिलिटी टेस्ट में रिजेक्ट हुआ है। मैं बहुत गुस्से में था। शौर्य पर हाथ भी उठा दिया था मैंने, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसे इतना गहरा सदमा लग जाएगा। कुछ भी कीजिए डॉक्टर, बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, उसे प्लीज। मेजर कपूर, आप संभालिए खुद को, शौर्य को कुछ नहीं होगा। मैं और मेरी टीम अगले 24 घंटे तक उसकी कंडीशन को मॉनिटर करेंगे। उसके बाद जो स्टेप लेना होगा वो लिया जाएगा, बट आई प्रॉमिस वो ठीक हो जाएगा। आफ्टर ऑल, डॉक्टर कपूर आगे जो कहने वाले थे उनसे पहले श्रीवल्ली ने कह दिया, ही इज एट द बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ दिस सिटी, राइट डॉक्टर? डॉक्टर कपूर कुछ नहीं बोले और उठकर अपने कैबिन में चले गए। तभी वहां एक नर्स आई और उसने सुधा से कहा,
शौर्य को रूम नंबर 204 में शिफ्ट कर दिया है और आप लोग उसे देख सकते हैं। बस ये ख्याल रखें कि उसके आसपास ज्यादा बातें या ज्यादा शोर ना हो। वो अभी रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता, लेकिन आपकी बातें सुन जरूर सकता है। नर्स ने जो कहा उसे सुनते ही सुधा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे तसल्ली हुई कि उनका बेटा कम से कम उनकी कही बात तो सुन सकता है। रूम नंबर 204 में लगे लकड़ी के बेड पर शौर्य लेटा हुआ था। उसके हाथों में कुछ ट्यूब्स लगे थे और कान के पास सफेद रंग की 2 छोटी सी गोलाकार पट्टियां। शौर्य की आंखें बंद थी। बेड के पास रखी टेबल पर बैठते हुए सुधा ने अपने बेटे को देखा तो उन्हें एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे शौर्य अभी सो रहा है। आसपास जरा भी शोर हुआ तो अभी उठ जाएगा। यह सोचकर ही सुधा ने उसका नाम पुकारा, शौर्य, शौर्य। विक्रम का हाथ सुधा के दाएं कंधे पर आया तो वो रुक गई। अभी उसे आराम करने दो सुधा, जब उठ जाए तब जितना मन करे उतनी बातें कर लेना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, विक्रम ने धीरे से कहा। बड़ी मुश्किल से रुके आंसू सुधा की आंखों में फिर से बह निकले। शीशे के दरवाजे के बाहर खड़े होकर श्रीवल्ली ये सब देख रही थी। वो एक रोबोट है, फिर भी उसे दूसरों की तकलीफ का अंदाजा हो जाता है। सुधा ने अपनी प्रोग्रामिंग करते वक्त एक ऐसा कोड बनाया था जिसकी वजह से वो दूसरों का दर्द समझ सकती है। श्रीवल्ली ने अपनी रिस्ट वॉच का डायलिंग मोड ऑन किया और 2 नंबर डायल किए। पहला नंबर मन्नू का और दूसरा मेघा का। विजिटिंग आवर खत्म होने में बस आधा घंटा ही बचा था, तभी श्रीवल्ली को कॉरिडोर में दौड़कर आता हुआ मन्नू दिखाई दिया। श्रीवल्ली के पास आकर मन्नू ने हाँफते हुए कहा, कहां है शौर्य? वो सामने 204 में, श्रीवल्ली ने हाथ से इशारा करते हुए बताया। रूम नंबर 204 के बाहर लगे शीशे के दरवाजों पर आकर मन्नू के कदम रुक गए। उसने देखा कि शौर्य के पास मेघा बैठी हुई है। अपने दोस्त के पास मेघा को बैठा देखकर मन्नू को बड़ी खुशी हुई, लेकिन वो अंदर नहीं गया। बाहर से उसे दिख रहा था कि मेघा शौर्य से कुछ बात कर रही है। वो बस बाहर से ही अपने दोस्त को देखकर उसके जल्दी ठीक होने और होश में आने की दुआ करने लगा। रूम के अंदर टेबल पर बैठी मेघा ने शौर्य का हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, आराम फरमाने का इससे अच्छा तरीका नहीं मिला तुम्हें? अब बहुत हो गया आराम, अब जल्दी से उठ जाओ। देखो अब मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूं। उठ जाओ ना शौर्य, और कितना सताओगे? हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं और मां तो बस रोए जा रही है। बहुत मुश्किल से उन्हें घर भेजा, अभी उनके लिए तो उठ जाओ। मेघा इंतजार करती रही, लेकिन शौर्य ने आंखें नहीं खोली। कुछ देर बाद जब विजिटिंग आवर खत्म हो गए तो ना चाहते हुए भी मेघा को जाना पड़ा। मन्नू भी चला गया। रूम नंबर 204 के बाहर खाली हो चुके कॉरिडोर में सिवाय श्रीवल्ली के अब कोई भी नहीं था। शौर्य की हालत को मॉनिटर करते हुए 24 घंटे पूरे हो चुके थे, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर कपूर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर शौर्य वापस होश में क्यों नहीं आ रहा। उसकी रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर कपूर ने अपने साथी डॉक्टर विजय से कहा, डॉक्टर विजय, मुझे लगता है कि शौर्य होश में आना ही नहीं चाहता। वो शायद सच से भाग रहा। उसका ब्रेन डीएनए एबिलिटी टेस्ट में रिजेक्ट होने के सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। डॉक्टर कपूर की थ्योरी सुनकर डॉक्टर विजय भी हामी भरते हुए बोले, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है। और अगर पूरी तरह से सच भी है तो कोई दवा शौर्य पर काम नहीं करेगी। अब तो वो तभी होश में वापस आएगा जब वो खुद ऐसा चाहेगा। लेट्स सी, डॉक्टर कपूर ने धीरे से कहा। डॉक्टर कपूर के ऑर्डर पर दिन भर किसी को भी शौर्य से नहीं मिलने दिया गया। सुधा और विक्रम ने कई बार नर्स से बात की, लेकिन नर्स ने हर बार एक ही जवाब दिया, शौर्य को आज भी मॉनिटर किया जा रहा है। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए और हमको हमारा काम करने दीजिए। आपका बेटा जल्दी से ठीक हो, हम भी यही चाहते हैं। दिन खत्म हुआ और रात ने अपनी जगह ले ली। एक बार फिर रूम नंबर 204 के कॉरिडोर में सिवाय श्रीवल्ली के और कोई नहीं था। लगभग आधी रात के वक्त शौर्य की बॉडी में कुछ हलचल हुई। शौर्य ने आंखें खोली। उसने देखा कि वो एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तेज हवा चल रही है। उसे लग रहा है कि वो बस अभी बर्फ बन जाएगा और हमेशा के लिए इसी पहाड़ की चोटी पर जम जाएगा। तभी उसे अपने पीछे एक आवाज आई, एक भारी और डरावनी आवाज, तुम यहां आए कैसे? शौर्य ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसके सामने एक बहुत बड़ा रोबो सोल्जर खड़ा था।
लेकिन ये रोबो सोल्जर लोहे का नहीं, सोने का बना हुआ था। रोबो सोल्जर की पायलट सीट पर एक नकाबपोश आदमी बैठा था। उसी नकाबपोश आदमी ने अपनी भारी और डरावनी आवाज में फिर से कहा, तुम यहां आए कैसे? कौन हो तुम? शौर्य के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तभी सोने से बना वो रोबो सोल्जर आगे बढ़ा और उसने शौर्य को एक जोरदार लात मारी और शौर्य पहाड़ की उस चोटी से नीचे जा गिरा। बचाओ! जोर से चीखते हुए शौर्य हॉस्पिटल के बेड से उठा। खुद को बेड पर देखकर उसकी जान में जान आई। वो समझ गया कि उसने अभी एक बुरा सपना देखा था। शौर्य की चीख सुनकर श्रीवल्ली और नर्स दौड़ते हुए अंदर आई। बाबा, तुम्हें होश आ गया? श्रीवल्ली ने कहा। तुम ठीक हो ना? नर्स ने पूछा। शौर्य कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। जब डॉक्टर कपूर आए तो उन्होंने शौर्य से उसका हाल पूछा। अब कैसा लग रहा है? शौर्य ने डॉक्टर कपूर को हैरान